गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको ईथर के बारे में आपको बताएंगे कि ईथर क्या होता है, ईथर की क्या, इसके बारे में हम देखते हैं कि ईथर क्या है। ईथर के बारे में हम देखें तो ईथर एक वाष्पशील पदार्थ होता है जिसे यदि हम खुला छोड़ दें तो आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। यदि हम ईथर के बारे में, चूंकि ईथर एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें एल्किल समूह होता है और ऑक्सीजन होता है। जब दो एल्किल समूह, जब ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें दो एल्किल समूह या इसको आप मूलक कह सकते हैं, दो एल्किल समूह या मूलक एक ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन होता है, उसके साथ ऑक्सीजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी हो सकते हैं। लेकिन यदि हम ईथर की बात कर रहे हैं तो ईथर ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें दो एल्किल समूह होगा, दो एल्किल मूलक होगा और उसके साथ एक ऑक्सीजन परमाणु होगा। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं ROR। जैसा कि आपको पता है कि जो R है इसे हम एल्किल मूलक कहते हैं। यदि हम इसका R का सामान्य सूत्र देखें तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं CnH2n+1 O CnH2n+1। यहाँ पर जो एल्किल मूलक है ये कैसे बनता है, ये हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि जो एल्किल मूलक है ये जनक एल्केन से निर्मित होता है। जैसे जनक एल्केन की यदि हम बात करें तो जनक एल्केन, जिसको हम मीथेन, एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, जो कि एल्केन जिसके नाम के अंत में एन होता है उसे हम एल्केन कहते हैं। तो एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है, जैसे कि मान लीजिए हम इस प्रकार इसे लिख सकते हैं, जैसे CH4 है, इसे हम एल्केन कहते हैं। ये एल्केन का प्रथम सदस्य है जिसे हम मीथेन कहते हैं। और यदि हम इससे एल्किल मूलक बनाना चाहें या एल्किल समूह बनाना चाहें तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। जब एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो उस कंडीशन में जो मूलक हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं मीथेन। से ये बन जाएगा मेथिल, क्योंकि यहाँ पर N में से इल जुड़ जाएगा। यहाँ पर N माइनस हो रहा है और इल जुड़ रहा है तो ये बन जाएगा मेथिल समूह। और इस मेथिल समूह को ही हम बोलते हैं एल्किल समूह, इसे ही कहा जाता है एल्किल समूह। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि हम एक एल्किल समूह की बात कर रहे हैं तो ये एल्किल समूह हो या ये एल्किल समूह हो, यदि यहाँ पर ईथर की हम बात कर रहे हैं तो ये समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। तो लेकिन सामान्य रूप में यदि हम परिभाषा के रूप में देखें तो जब ऑक्सीजन का परमाणु दो एल्किल समूह के द्वारा जुड़ा हुआ होता है तो जिससे जो यौगिक निर्मित होता है उसे हम कहते हैं ईथर। इसे हम कहेंगे ईथर। और ये ईथर, यदि हम इसके वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण के आधार पर ईथर दो प्रकार के होते हैं। ईथर का वर्गीकरण नंबर 1 है सरल ईथर,
या इसे सम्मित ईथर भी बोल सकते हैं। और दूसरा होता है मिश्रित ईथर। तो ईथर दो प्रकार के होते हैं। अगर हम इसे वर्गीकृत करें तो इसे दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, सरल ईथर के रूप में और मिश्रित ईथर के रूप में। तो यहाँ पर अब ये सम्मित नहीं होगा बल्कि असम्मित होगा। इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने जो एल्किल समूह लिया है, यदि हम सरल ईथर की बात करें तो सरल ईथर के लिए हम लिखेंगे ROR। यहाँ पर देखिए दोनों समान हैं। यदि जब एल्किल समूह दोनों समान होते हैं तो उसे हम कहते हैं सरल ईथर। और जब एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं, यदि मान लीजिए यहाँ पर होता ROR डैश, तो यहाँ पर यदि ROR डैश है तो इसे हम कहेंगे मिश्रित ईथर। तो ये होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि हम इसे सम्मित कह रहे हैं, सिमेट्रिकल कह रहे हैं, इसे एसिमेट्रिकल कह रहे हैं, तो सिमेट्रिकल में दोनों एल्किल समूह को हम किसी भी रूप में लिखें, इस साइड लिखें या इस साइड लिखें, दोनों एक ही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर असम्मित ईथर की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों एल्किल समूह समान नहीं है, भिन्न भिन्न है, तो यदि हम इसको, इस एल्किल समूह को यदि इधर लिखते हैं तो ये संरचना दूसरी हो जाएगी, इसको इधर लिखते हैं तो ये संरचना दूसरी हो जाएगी। मतलब दोनों ही समूह को हम अलग अलग यदि लिखते हैं तो उसकी संरचना भिन्न होगी। ये एल्किल समूह को हम यदि उदाहरण के द्वारा यदि देखें तो इसे हम इस प्रकार आपको बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सम्मिति के आधार पर ईथर को हमने दो प्रकार से विभाजित किया है। तो यहाँ इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH3OCH3, इस प्रकार से। ठीक इसी तरह ROR डैश है तो इसको उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं CH3OC2H5, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए सम्मिति आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर ROR मतलब दो जो एल्किल समूह हमने आपको बताया कि R, यहाँ जो CH4 से जो भी एल्किल समूह बन रहा है, मेथेन है तो मेथिल बनेगा, एथेन है तो एथिल बनेगा, प्रोपेन है तो प्रोपिल बनेगा। तो इस आधार पर यदि हम इसको विभाजित करें, इसको वर्गीकृत करें, तो यहाँ पर ईथर को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, एक सरल ईथर के रूप में और दूसरा मिश्रित ईथर के रूप में। सरल ईथर में समान मेथिल समूह होंगे और यदि मिश्रित ईथर है तो यहाँ पर दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल समूह मौजूद होंगे। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो इसे हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, या सम्मिति के आधार पर इसे हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो इस आधार पर यदि हम सामान्य रूप में ईथर की बात करते हैं तो जो ईथर होता है वो जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न होता है। यदि हम ईथर की बात कर रहे हैं तो ईथर जो है जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो जल की संरचना होती है, आप सभी को मालूम है कि जल का सूत्र क्या होता है, पता है आपको? इसका सूत्र होता है H2O। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, HOH भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल के दो अणु दिखाई दे रहे हैं। इसको आप इस प्रकार लिखते हैं H2O, या इसे आप इस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हमने ये कहा कि जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न है। तो यहाँ पर आप देखिए यदि जल के दो हाइड्रोजन के जो दो परमाणु दिखाई दे रहे हैं, यदि इसे हम हटा दें, मान लीजिए हम इसे हटा दें तो -2H, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 एल्किल मूलक। तो इस आधार पर इसे हम क्या लिख सकते हैं ROR, ये बन गया ईथर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि हम जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न किसे कह रहे हैं, ईथर को कह रहे हैं, तो इसे हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि यदि हम जल के दो हाइड्रोजन को हटाकर दो एल्किल समूह जोड़ देते हैं तो उससे जो व्युत्पन्न हमको प्राप्त होता है वो क्या होगा, ईथर होगा। तो ये ROR भी हो सकता है या फिर ROR, यहाँ पर तो हम HOH ले रहे हैं तो यहाँ पर हम दो भिन्न भी ले सकते हैं, ROR डैश भी हो सकता है, ये दोनों ही प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि यदि ये एल्कोहल का
मोनो एल्कोहल भी उत्पन्न है, एल्कोहल का मोनो एल्किल भी उत्पन्न। मोनो का मतलब आपको पता ही है, मोनो का मतलब एक होता है, जब एक एल्किल इसके साथ जुड़ रहा है तो एल्कोहल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न यदि हम ईथर को कह रहे हैं तो हम इसे इस प्रकार बता सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एल्कोहल का जो सूत्र है इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ROIH, इस प्रकार से लिखा जाता है एल्कोहल का सूत्र। तो यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, एक एल्किल समूह यहाँ पहले से ही है, तो ये जो हाइड्रोजन है यह हट जाएगा यहाँ से, तो ये इस प्रकार से बन सकता है -H और ये प्लस एल्किल मूलक इसके साथ जुड़ जाएगा। और जब प्लस एल्किल मूलक जुड़ेगा तो ये हाइड्रोजन हट रहा है, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं इसको ROR। तो ये जो संरचना बन रही है ये अल्कोहल के कारण उत्पन्न हो रही है। तो अल्कोहल का ये मोनो एल्किल व्युत्पन्न है। जब अल्कोहल में से हाइड्रोजन को हटाकर दूसरा एल्किल समूह हम जोड़ देते हैं तो उससे जो संरचना बनती है वह भी कौन सी संरचना होगी? ईथर की ही संरचना होगी। ठीक इसी तरह आप देख सकते हैं कि यदि हम अल्कोहल के एनहाइड्राइड के रूप में यदि ईथर को मानते हैं तो इसे हम इस प्रकार से बता सकते हैं, अल्कोहल का तो इसे हम इस तरह से बता सकते हैं, जैसे तीसरा अल्कोहल का एनहाइड्राइड व्युत्पन्न, यदि ये एनहाइड्राइड व्युत्पन्न है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अल्कोहल की संरचना आपको पता ही है कि अल्कोहल का सूत्र ये होता है ROH। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ C2H5OH, यहाँ पर आप लिख रहे हैं C2H5OH, तो ये एथिल अल्कोहल है। और यहाँ से हमने हटा दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पर हमने दूसरा एल्किल समूह हम जोड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने CH3 जोड़ दिया। तो CH3 यदि हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर एक H निकल रहा है और एक एल्किल समूह जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा C2H5OCH3। तो यह भी एक ईथर की संरचना आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु है और उसके साथ दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। जब दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो ये ईथर की स्ट्रक्चर बन गई। ठीक इसी तरह जब हम अल्कोहल का एनहाइड्राइड व्युत्पन्न देखते हैं तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अल्कोहल में हम ROH भी लिख सकते हैं, ROH प्लस HOR। यहाँ पर आप देखिए ROH 2 दिखाई दे रहे हैं आपको, तो अल्कोहल के 2 यौगिक दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से यदि जल का अणु निकल जाए तो जल का अणु निकल रहा है, तो जल का अणु निकलने के बाद जो संरचना बनेगी उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं RRO, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। तो ये एक एनहाइड्राइड व्युत्पन्न होगा। इसी प्रकार से हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं CH3OH प्लस CH3OH। मेथिल अल्कोहल के 2 यौगिक यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ इसमें से यदि जल का अणु निकलता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -H2। जल का एक अणु निकल रहा है, तो जल का एक अणु निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा? ईथर। और जब तक ईथर में हम यहाँ पर डैश नहीं लगाते हैं तो ये कैसा ईथर होगा? सरल ईथर होगा। और जैसे ही हम एक एल्किल समूह में यदि डैश लगा देते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से यदि हम डैश लगा दें तो ये इस प्रकार से ऐसी 2 संरचनाएं यहाँ बन सकती हैं। यहाँ पर आपको जो एल्किल समूह है एक को भिन्न लेना पड़ेगा, एक अल्कोहल का, और दूसरे को समान लेना पड़ेगा। तो दोनों ही यदि भिन्न है तो उस कंडीशन में इस प्रकार का ईथर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर हमने दोनों ही मेथिल अल्कोहल समान लिए हैं, तो यहाँ जो संरचना बनेगी तो यहाँ पर आप देखिए जल का अणु निकलेगा, तो इसको हम मेथिल अल्कोहल को ठीक इसी तरह लिख सकते हैं
तो इसे यदि हम लिखें तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है HOCH3। तो ये जल का अणु निकल गया, और जल का अणु निकलने के बाद जो संरचना बनेगी वो संरचना होगी इस प्रकार की CH3O। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो ईथर दिखाई दे रहा है ये अल्कोहल का एनहाइड्राइड व्युत्पन्न है, क्योंकि यहाँ पर इससे जल के अल्कोहल के दो अणु से, क्योंकि ये अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल है, इसके दो अणु से जल का एक अणु मुक्त हो रहा है और उसके फलस्वरूप जो ईथर हमें प्राप्त हो रहा है ये कैसा ईथर है? सरल ईथर। इसके बाद हम नामकरण के बारे में बताएंगे, तो हम इसके नाम के बारे में भी आपको बताते हैं कि इसका नामकरण हम कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए कि यदि हम ईथर के बारे में कह रहे हैं तो ईथर को हम जल का डाइएल्किल व्युत्पन्न भी कह सकते हैं, अल्कोहल का मोनोएल्किल व्युत्पन्न भी कह सकते हैं और अल्कोहल का एनहाइड्राइड व्युत्पन्न भी कहा जा सकता है। तो इसके आधार पर हम यहाँ पर ईथर के लिए साधारण नामकरण के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर वर्गीकरण के बाद और एक सामान्य जानकारी के बाद हम यहाँ वर्गीकरण के बारे में बताएं। इसके साथ साथ एक चीज़ और है इसमें, प्रकृति के आधार पर यदि हम ईथर को देखें तो ईथर दो प्रकार का होता है। प्रकृति के आधार पर तो यहाँ पर आप बता सकते हैं नंबर एक होगा एलिफेटिक ईथर, और दूसरा होगा एरोमेटिक ईथर। तो यहाँ पर प्रकृति के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर यदि हम देखें तो एलिफेटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर होगा। एरोमेटिक ईथर में आप देखिए रिंग दिखाई देगी आपको, एलिफेटिक में रिंग नहीं होती है, और ये जो संरचना होती है इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं। तो एलिफेटिक ईथर के लिए हम लिख सकते हैं इसे इस प्रकार से CH3OCH3, ये होगा एलिफेटिक ईथर। यदि हम एरोमेटिक ईथर की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई भी बेंजीन समूह इसमें मौजूद होगा, तो इस प्रकार लिख सकते हैं C6H5OCH3 इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब बेंजीन मौजूद होगा तो उसे हम कहेंगे एरोमेटिक ईथर। तो इस प्रकार से आप देखिए C6H5OCH3 इसमें मौजूद है और यहाँ पर ये एलिफेटिक ईथर है। तो इस आधार पर अब इसमें हम देखते हैं कि नामकरण, ईथर का नामकरण कैसे होता है। नामकरण मतलब होता है उसका नाम लिखना। नाम लिखने की जो विधि होती है ईथर की नामकरण की विधि दो प्रकार की होती है। एक होती है साधारण पद्धति और दूसरी होती है IUPAC पद्धति। तो पहला है साधारण नामकरण। साधारण नामकरण जो कि एक बोलचाल के रूप में हम इसको यूज करते हैं, या इसे रूढ़ पद्धति भी कहा जा सकता है। रूढ़ पद्धति। तो यहाँ पर आप देखिए, यदि जैसा कि हमने आपको बताया कि सम्मित ईथर होता है, असम्मित ईथर होता है, या एलिफेटिक ईथर है, एरोमेटिक ईथर है, क्योंकि एलिफेटिक ईथर में आपको रिंग नहीं दिखाई देगी लेकिन एरोमेटिक ईथर में आपको रिंग दिखाई देगी। तो इस आधार पर यदि हम साधारण नामकरण करते हैं तो साधारण नामकरण में आप देखेंगे कि यहाँ पर जब भी नामकरण करते हैं तो उपसर्ग या जो पूर्व लग्न होता है, पूर्व लग्न में डाई जोड़ा जाता है, डाई जोड़ा जाता है, तथा अंत में ईथर जोड़ते हैं, ईथर जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसमें एक उदाहरण देते हैं CH3OCH3।
जैसे आप देखिए ये सरल ईथर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए 2 मेथिल समूह दिखाई दे रहे हैं, तो इसे आप लिखेंगे डाई, ये मेथिल है तो डाई मेथिल ईथर, ईथर हो जाएगा। ठीक इसी तरह यदि यहाँ पर CH3O C2H5 है, तो जो छोटा एल्किल समूह होगा उसको आप पहले लिखेंगे और बड़े एल्किल समूह को बाद में लिखेंगे और बाद में आपको ईथर जोड़ना है। तो लिखेंगे आप मेथिल एथिल ईथर, इस प्रकार से। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे हम आपको बताते हैं कि जैसे कि हमने साधारण नामकरण में आपको बताया था, यदि सरल ईथर है तो इसमें आपको सामने आपको डाई डालना है, डाई लिखना है, उसके बाद एल्किल मूलक आपको बताना है और लास्ट में आपको ईथर लिखना है। यदि यहाँ पर 2 भिन्न भिन्न एल्किल समूह दिखाई दे रहे हैं तो उसमें आपको छोटे एल्किल समूह को आपको पहले लिखना है, बड़े एल्किल समूह को आपको बाद में लिखना है और अंत में आपको ईथर जोड़ना है, इसलिए हमने इसको लिखा है मेथिल एथिल ईथर। तो यहाँ पर एक साधारण नामकरण के रूप में ठीक इसी तरह यदि हम इसमें आपको एरोमेटिक ईथर, ये तो एलिफेटिक ईथर हो गया, इसमें हम एरोमेटिक ईथर देख लेते हैं। एरोमेटिक ईथर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे CH3O C6H5, या इसे इस प्रकार लिख सकते हैं C6H5O C6H5। यहाँ पर आप देखिए दोनों फेनिल समूह भी हो सकते हैं और यहाँ पर एक मेथिल समूह, एक एलिफेटिक समूह या एल्किल समूह और दूसरा फेनिल समूह होगा। तो यहाँ पर इसे आप देखेंगे कि क्योंकि जो C6H5 है ये बड़ा एरिल समूह दिखाई दे रहा है, तो इसे आप कहेंगे, इसका यदि हम साधारण नामकरण करें तो इसे हम लिखेंगे मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। जैसा कि साधारण नामकरण में हमने आपको बताया है कि यहाँ पर छोटे एल्किल समूह को आपको पहले लिखना है और बड़े एल्किल समूह को आपको बाद में लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए दोनों एल्किल समूह, दोनों एरिल समूह दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर ठीक इसी तरह जैसे हमने इसमें 2 मेथिल समूह के लिए लिखा था, ठीक इसी तरह हम यहाँ पर फेनिल समूह के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप डाई फेनिल ईथर, डाईफेनिल ईथर होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि साधारण नामकरण जब हम करते हैं, चाहे एलिफेटिक ईथर के लिए नामकरण करें, चाहे हम एरोमेटिक ईथर के लिए नामकरण करते हैं, तो एलिफेटिक ईथर में यदि सम्मित ईथर है तो उसे किस प्रकार नामांकित किया जाएगा, और यदि वह असम्मित ईथर है तो उसे किस प्रकार लिखेंगे। यदि यहाँ पर दोनों मिक्स है या एरोमेटिक ईथर के रूप में है, यहाँ पर देखिए दोनों मिक्स दिखाई दे रहा है आपको, एक मिश्रित ईथर दिखाई दे रहा है और इसमें एल्किल समूह दिखाई दे रहा है और दूसरा एरिल समूह है, तो यहाँ नामकरण हम उसी प्रकार से करेंगे। इसलिए हम इसे मेथिल, क्योंकि छोटा एल्किल समूह यहाँ मेथिल है और बड़ा है एरिल समूह है, इसलिए इसे हम मेथिल फेनिल ईथर कहेंगे। तो यहाँ पर डाईफेनिल ईथर हो गए। इस प्रकार से एक दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ C2H5O C6H5। यदि इस प्रकार की संरचना है तो यहाँ पर आप देखिए मेथिल के बाद एथिल आता है, तो एथिल का जब एथिल के साथ यदि फेनिल समूह जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 दिखाई दे रही है, और चूंकि ये एरिल ग्रुप है जिसको हम फेनिल कहते हैं और यहाँ सिर्फ कार्बन की संख्या 2 है, तो हम पहले नामकरण किसका करेंगे, एथिल का करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर कहा जाएगा। तो इस प्रकार से ये तो हो गई साधारण नामकरण की बात। अब नेक्स्ट हम इसमें IUPAC नामकरण बताते हैं आपको कि IUPAC नामकरण क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये जो संरचना है इसको हम दूसरे रूप में भी बता सकते हैं। जैसे यदि मान लीजिए ये संरचना इस प्रकार की है CH3O CH2 CH2
CH3। यदि इस प्रकार की संरचना है तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर आप कार्बन की संख्या देखिए, यहाँ पर यदि हम कार्बन की संख्या देखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH2। यहाँ कार्बन की संख्या 1 2 3 है और यहाँ बीच में ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। तो यदि हम इसको इस प्रकार लिखें तो ये इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, या फिर इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3O C3H7 इस प्रकार से। तो ये संरचना इस प्रकार भी लिखी जा सकती है, इस प्रकार भी लिखी जा सकती है, इसलिए आप इसको या करके भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसमें आपको ये नामकरण में जो नामकरण आप इसका करेंगे वही नामकरण इसका भी होगा। तो यहाँ छोटा एल्किल समूह यहाँ मेथिल समूह है और ये बड़ा एल्किल समूह है जिसे हम प्रोपिल कहते हैं। तो इसे हम लिखेंगे मेथिल प्रोपिल ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए जैसा हमने साधारण नामकरण चाहे हम फेनिल के लिए कर रहे हैं, एरोमेटिक के लिए कर रहे हैं, या हम एलिफेटिक के लिए कर रहे हैं, किसी भी रूप में करते हैं, साधारण नामकरण हमको इसी प्रकार से करना है। नेक्स्ट है IUPAC नामकरण। तो जो रूढ़ पद्धति है उसे ही हम साधारण नामकरण कहते हैं, जिसमें आपने देखा कि जो छोटा एल्किल समूह है उसे हम पहले लिखते हैं और बड़े एल्किल समूह को बाद में लिखते हैं और अंत में हमको ईथर जोड़ना है। नेक्स्ट है IUPAC नामकरण। अब IUPAC के बारे में आप सभी को पता ही है कि जो IUPAC होता है इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट। तो ये जो IUPAC नामकरण है इसके आधार पर दुनिया के किसी भी कोने में आप जाकर उस केमिकल को आप मांग सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप साधारण नामकरण के आधार पर यदि उस केमिकल को या उस रसायन को लेना चाहें तो आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हर देश में उसका नाम जो साधारण बोलचाल की भाषा में उसका नाम होगा वो भिन्न ही होगा। तो यहाँ पर IUPAC नामकरण के आधार पर जो नामकरण किया गया है उसे हम IUPAC नामकरण कहते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ कोई भी हम ईथर ले लेते हैं CH3O CH3। जैसे यहाँ पर हमने इसके पहले साधारण नामकरण के बारे में आपको बताया था, इसे हम कहते थे डाईमेथिल ईथर। तो यहाँ पर जब IUPAC नामकरण करेंगे तो यहाँ पर ये चूंकि सममित ईथर है, दोनों ही मेथिल समूह यहाँ समान दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक मेथिल समूह होगा उसके साथ ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और जब ये ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसको कहेंगे हम मिथॉक्सी और दूसरे को कहेंगे हम एल्कोक्सी। यदि हम इसे इस प्रकार लिखना चाहें तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ROR, क्योंकि दोनों समान है। तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे, इसे कहा जाएगा एल्कोक्सी और इसे कहा जाएगा एल्केन। तो एल्केन प्लस एल्कोक्सी, एल्केन प्लस एल्कोक्सी मिलकर के यहाँ पर IUPAC का नामकरण किया जा रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पर दोनों समान ही हो, भिन्न भी हो सकते हैं। जब भिन्न होंगे तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम नामकरण करेंगे तो इसे हम कहेंगे, क्योंकि मेथिल के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ये हो जाता है मेथॉक्सी और इसे हम कहेंगे एल्केन और ये एल्केन क्या होगा, मीथेन होगा। कार्बन की संख्या जब 1 होती है तो उसे हम एल्केन कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है तो ये मीथेन है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे, चूंकि ये मेथिल है लेकिन कार्बन की संख्या 1 है तो इसे हम मीथेन कहते हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे मेथॉक्सी मीथेन। इसका ये IUPAC नामकरण होगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसे हम क्या कह सकते हैं, यदि हम सामान्य रूप में लिखें तो इसे हम क्या कहेंगे, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन। तो एक तो साधारण जानकारी हो गई कि यहाँ पर हमने IUPAC नामकरण जब हमको करना है तो यहाँ पर साधारण रूप में हम इसे एल्केन कहेंगे, एक एल्किल समूह को, और दूसरे को ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे तो वो एल्कोक्सी हो जाएगा। तो यहाँ एल्कोक्सी एल्केन होगा। यदि यहाँ पर मेथेन है तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी और यहाँ मेथिल है तो ये हो जाएगा मेथेन। तो इसे हम कहेंगे मेथॉक्सी मेथेन। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरी संरचना होगी, जैसे CH3O C2H5, यदि ये संरचना आपको दिखाई दे रही है।
अब यहाँ ये इससे तो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पर दो एल्किल समूह हैं जो कि समान है, और यहाँ जो एल्किल समूह आपको दिखाई दे रहे हैं वो दोनों ही संरचनाएं कैसी हैं, भिन्न है। तो यहाँ जब इस परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जब भी आपको नामकरण करना है तो उसमें आपको देखना है कि जो छोटा एल्किल समूह होगा उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा। छोटा एल्किल समूह यहाँ कौन सा है, मेथिल समूह है। तो मेथिल समूह को हम क्या कहेंगे, मेथॉक्सी कहेंगे, और इसके साथ मेथॉक्सी जो होगा उसका नामकरण हम पहले करेंगे। और यहाँ पर जो एल्केन है इसको हम कहेंगे मेथॉक्सी एथेन। तो यहाँ पर एक साधारण नामकरण हो गया। तो यहाँ पर आईयूपीएसी जब हम नामकरण करते हैं तो आईयूपीएसी नामकरण में इसका नामकरण इस प्रकार से हो जाएगा। यदि यह भिन्न या मिश्रित ईथर है तो इसे हम लिखेंगे मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मेथॉक्सी एथेन इस प्रकार से। तो ये हो गया मेथॉक्सी मेथेन, क्योंकि यहाँ समान एल्किल समूह था इसलिए इसको हम मेथॉक्सी मेथेन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मिश्रित ईथर है तो मिश्रित ईथर होगा तो जो छोटा एल्किल समूह होगा उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो ये होगा मेथॉक्सी एथेन। अब यहाँ पर दूसरी संरचना हम देखते हैं। CH3O C3H7, जैसा कि हमने साधारण नामकरण में इसे लिखा था मेथिल प्रोपिल ईथर। तो मेथिल प्रोपिल ईथर को जब हम आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी प्रोपेन। मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये एलिफेटिक है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि यहाँ पर C2H5O C2H5 है तो इसे हम क्या कहेंगे, एथॉक्सी एथेन होगा। ये सभी इसके हम आईयूपीएसी नामकरण आपको बता रहे हैं ईथर के। ठीक इसी तरह यदि ये संरचना इस प्रकार की हो, CH3O, यहाँ CH3 की जगह हम कोई दूसरा यौगिक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होगा C3H7O C4H9। यहाँ पर देखिए अब डिफरेंट एल्किल समूह आ गया, जिसमें से इसे हम कहते हैं प्रोपेन, प्रोपिल कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, ब्यूटिल कहते हैं। तो इस आधार पर जब हम नामकरण करते हैं तो यहाँ पर साधारण नामकरण में आप देखिए कि साधारण नामकरण में इसका नामकरण क्या होगा, प्रोपिल ब्यूटिल ईथर होगा। और ठीक इसी तरह जब इसका हम आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो आईयूपीएसी नामकरण में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसे क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी मेथॉक्सी ब्यूटेन, मेथॉक्सी ब्यूटेन होगा। तो यहाँ पर सॉरी मेथॉक्सी नहीं होगा, क्योंकि मेथॉक्सी है ही नहीं है। क्या है यहाँ पर, प्रोपेन है, तो ये प्रोपॉक्सी होगा, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन होगा, क्योंकि प्रोपेन से बन रहा है तो प्रोपॉक्सी ब्यूटेन होगा। ठीक इसी तरह यदि यहाँ पर हम, ये तो एलिफेटिक की बात हो गई। अब हम यदि यहाँ पर एरोमेटिक की बात करते हैं तो एरोमेटिक में जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया CH3O C6H5, इस प्रकार से यदि संरचना है तो जैसे कि आपको पता है कि इसे हम क्या लिखते हैं साधारण नामकरण में, मेथिल फेनिल ईथर लिखते हैं। तो मेथिल फेनिल ईथर का जब हम आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो जो छोटा एल्किल समूह है, यहाँ पर छोटा एल्किल समूह मेथिल आपको दिखाई दे रहा है, तो मेथिल के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा, मेथॉक्सी बेंजीन कहेंगे इसे हम क्या कहेंगे, मेथॉक्सी बेंजीन कहेंगे। ठीक इसी तरह यदि मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा C6H5O C6H5, इस प्रकार की यदि संरचना बन रही है तो इसे हम क्या कहते हैं,
इस प्रकार की संरचना है तो इसे क्या कहा जाता है, डाइफेनिल ईथर कहते हैं। और जब हम इसका IUPAC नामकरण करें तो इसको क्या कहेंगे, फिनॉक्सी बेंजीन कह सकते हैं, फिनॉक्सी बेंजीन। इस प्रकार से इस संरचना को यदि हम लिखना चाहें तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये जो संरचना है, ये संरचना जिसमें मेथिल समूह भी है और फेनिल समूह भी है, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं OCH3। तो यहाँ पर इसे हम मेथॉक्सी बेंजीन कहते हैं, और मेथॉक्सी बेंजीन या इसे हम क्या कहते हैं, मेथिल फेनिल ईथर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम किसी भी रूप में इसका नामकरण कर सकते हैं। तो नामकरण के वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो छोटा एल्किल समूह है उसका नामकरण आपको पहले करना है, बड़े एल्किल समूह का नामकरण आपको बाद में करना है। तो और यदि दोनों ही एल्किल समूह यदि समान है तो यहाँ पर आपको डाई सामने लगाना है, डाई मेथिल ईथर। जैसे 2 एल्किल समूह हमने बताया था तो यहाँ पर इसका साधारण नामकरण में डाई मेथिल ईथर, लेकिन जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो ये मेथॉक्सी मेथेन होगा। यदि डिफरेंट एल्किल समूह ईथर के ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं तो इसे हम, जो छोटा एल्किल समूह होगा उसे हम पहले लिखेंगे, और यदि हम IUPAC नामकरण कर रहे हैं तो उसमें हम इसे कहेंगे मेथॉक्सी एथेन। तो ये तो हो गई साधारण नामकरण और IUPAC नामकरण के बारे में। तो चूंकि यहाँ पर हम साधारण नामकरण में जो नियम का पालन कर रहे हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट IUPAC नामकरण होता है कि यहाँ पर हमको ऑक्सीजन को छोटे एल्किल समूह के साथ जोड़ना है और बड़े एल्किल समूह को हमको बाद में एल्केन के रूप में लिखना है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर देखिए, यदि ये संरचना इस प्रकार की है, इस प्रकार की आपको संरचना दिखाई है, इसको हम राउंड भी कर सकते हैं, जैसे हमने इसमें किया है वैसे भी हम इसमें भी राउंड कर सकते हैं। इस प्रकार से ये संरचना, यहाँ पर आप देखिए जो मैंने आपको इसके पहले बताया था, ये जो संरचना है C6H5, ये जो संरचना है, यही संरचना को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, चूंकि ये कैसा ईथर है, एरोमेटिक ईथर। रिंग आपको दिखाई दे रही है, बेंजीन रिंग, ईथर, एरोमेटिक ईथर है, और ये एरोमेटिक ईथर को हम इस प्रकार लिखते हैं। इसलिए इसे हम साधारण नामकरण में हम इसे कहते हैं डाइफेनिल ईथर, और IUPAC नामकरण में आपको पता ही है फिनॉक्सी भी बोल सकते हैं, फिनॉक्सी भी बोल सकते हैं, फिनॉक्सी क्या हो जाएगा, बेंजीन, क्योंकि एक के साथ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, तो ये फिनॉक्सी बेंजीन। इस प्रकार की संरचना होगी। तो ये तो संरचना आपको बंधी हुई संरचना दिखाई दे रही है। यदि इसी संरचना को हम खोल कर लिखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे CH3O, CH2, 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 CH3। तो जहाँ से एल्कोक्सी समूह जुड़ा हुआ होता है उसको आपको पहला नंबर देना है। तो यहाँ पर ये एल्कोक्सी समूह है, ये पहला नंबर दे सकते हैं आप, 2, 3, 4। तो इसे आप बोल सकते हैं 1 मेथॉक्सी, ये कितना है, 4 कार्बन वाली संरचना है, तो इसे कहेंगे हम 1 मेथॉक्सी
ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या आपको 4 दिखाई दे रही है। इस प्रकार से लिखा जा सकता है इसे। ठीक इसी तरह इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये है CH3 की जगह यदि हम यहाँ पर दूसरा कोई एल्किल समूह ले लें, C2H5 O CH2 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 CH3, या यहाँ पर सिर्फ हम CH3 ले लें इस प्रकार से, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसे लिखा जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 एथॉक्सी, क्या होगा 1 एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। कार्बन की संख्या यहाँ पर 3 दिखाई दे रही है, तो इसे हम कहेंगे 1 एथॉक्सी प्रोपेन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम साधारण नामकरण कैसे करेंगे, IUPAC नामकरण किस प्रकार किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम आपको नेक्स्ट पीरियड में बताएंगे। थैंक यू।